हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में जो अध्ययन कर रहे थे वो था निषेचन के बारे में। मानव में जो निषेचन की प्रक्रिया है उसके बारे में हमने पढ़ा, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के केंद्रक आपस में मिलते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। और निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी के अंदर होती है। तो और निषेचन के फलस्वरूप जो संरचना बनती है उसे क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। तो युग्मनज के विकास की जो प्रक्रिया है उसे नेक्स्ट पढ़ेंगे विदलन अपन। तो युग्मनज में जो समसूत्री विभाजन होंगे, अर्थात युग्मनज आगे जो विभाजन होकर किसका विकास होगा? भ्रूण का विकास होता है। अर्थात युग्मनज में होने वाले प्रारंभिक अवस्था में जो समसूत्री विभाजन है उसे ही क्या कहा जाता है? विदलन कहा जाता है। तो युग्मनज में होने वाले समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं या विदलन कहलाता है। और विदलन की प्रक्रिया कहाँ से चालू होती है? यह प्रक्रिया युग्मनज में अंडवाहिनी से ही प्रारंभ होती है। तो युग्मनज जो बनता है उस युग्मनज में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है और उन्हीं समसूत्री विभाजनों को विदलन कहा जाता है। और विदलन की जो प्रक्रिया जो है वो कहाँ से चालू हो जाएगी? जो युग्मनज बनता है उस युग्मनज कहाँ बनेगा? अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में ही आगे क्या होते हैं? विभाजन होते हैं। तो इसको देखेंगे अपन आगे कि आगे जो है कि प्रक्रिया जो है उसमें सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इस विदलन में, सबसे पहले होता है मोरुला का निर्माण। मोरुला का निर्माण। अब देखो यहाँ मोरुला के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ते हैं अपन। इस तरीके से यहाँ पर ये अंडवाहिनी है। अब देखो यहाँ भाग पर यहाँ पर क्या होता है कि ये अंडाणु होता है और अंडाणु के साथ कौन निषेचित होता है? यहाँ पर शुक्राणु। ये जो है इसका निषेचन होगा और निषेचन के बाद में जो संरचना बनती है, ये संरचना बनती है, इसे क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। तो ये क्या है? युग्मनज। अब इस युग्मनज का क्या होगा? विकास होगा। और विकास के फलस्वरूप सबसे पहले जो युग्मनज का विकास होगा तो युग्मनज जो है एक कोशिका है। उसके बाद में इसमें कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। विदलन की प्रक्रिया में जो सबसे पहले विभाजन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विदलन कहा जाता है। और यहाँ पर युग्मनज में कौन सा? ये जो है युग्मनज। और ये युग्मनज किसके द्वारा गिरा रहेगा? वही जोना पेलिसुडा के द्वारा, कोरोना रेडिएटा के द्वारा। और यहाँ पर ये है बीटेलाइन झिल्ली भी होगी। क्लियर?
तो ये युग्मनज, अब इस युग्मनज में कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? द्विकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होगा। और यहाँ जाकर ये क्या होगा? भी दो कोशिकाएं बनेगी और दोनों कोशिकाएं जो है वो कैसे बनेगी? असमान आकार की बनती है, अर्थात एक कोशिका छोटी बनती है और एक कोशिका कैसी बनती है? बड़ी बनती है। तो और जो विभाजन होगा यहाँ पर, तो इस तरीके से द्विकोशिकीय किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। और ये आवरण जो है यहाँ पर, ये आवरण कैसे होंगे? ऐसे ही पाए जाएंगे। द्विकोशिकीय भ्रूण हो जाता है ये। उसके बाद में यहाँ पर जो होगा पुटक कोशिकाओं का आवरण धीरे धीरे जाकर क्या हो जाता है? नष्ट होता है। जोना पेलिसुडा का आवरण क्या रहेगा? बना रहेगा यहाँ पर। तो ये आवरण अपन बार बार नहीं बनाते हैं, यहाँ पर एक बार ही दिखा देता हूँ इसको। ये जो है तो ये क्या बन गई? द्विकोशिकीय भ्रूण बन जाती है। और ये जो कोशिकाएं बन रही है, इन्हीं कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? कोरक खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहा जाता है। और आगे जाकर अब इसमें कौन सा विभाजन? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये भ्रूण कितनी अवस्था का हो गया? द्विकोशिकीय अवस्था में आ गया। इसके चारों तरफ क्या पाए जाएंगे? आवरण। तो ये हो गया अपना ए, ये क्या हो गया? बी। तो ये अपन ने जो बनाया वो क्या है? बी हो गया, नहीं हो गया? और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, अर्थात युग्मनज से द्विकोशिकीय भ्रूण जब बनता है, द्विकोशिकीय अवस्था बनती है, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग कितना टाइम लग जाता है? 24 घंटे का टाइम लगता है। 24 से लेकर 30 घंटे तक का टाइम लग सकता है। तो यहाँ जो एवरेज टाइम है वो 24 आवर्स का टाइम लगता है। उसके बाद में यहाँ पर कितनी कोशिकीय अवस्था बनती है? 3 कोशिकीय अवस्था, अर्थात जो बड़ी कोशिका जो है उसमें विभाजन क्या होता है? पहले होता है। तो यहाँ पर जो होगा, जो भ्रूण बन रहा है तो कुछ समय के लिए बनती है 3 कोशिकीय अवस्था। तो ये कितनी कोशिकीय अवस्था का भ्रूण बन गया? 3 कोशिकीय अवस्था का भ्रूण बन जाता है। और उसके बाद में कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं? यहाँ पर 4 कोशिकीय अवस्था का क्या बनता है? भ्रूण बनता। तो कितनी कोशिकीय अवस्था का भ्रूण बन गया? 4 कोशिकीय अवस्था का भ्रूण बन जाता है। और इसके चारों तरफ वही आवरण, जोना पेलिसुडा का आवरण पाया जाएगा। और ये जोना पेलिसुडा का जो काम होता है, ये होता है कि जो ये बन रहा है युग्म भ्रूण, इस भ्रूण जो है इसका कहीं दूसरी जगह या अवांछनीय स्थान पर क्या नहीं हो? रोपण की प्रक्रिया नहीं हो। और दूसरी बात क्या होती है कि जो इसका अंदर का जो स्पेस है, अर्थात जो इसकी जो साइज है, इसकी साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब तक ये जोना पेलिसुडा आवरण के अंदर बंद है तब तक इसकी साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओनली जो कोशिकाएं जो हैं, अंदर जो कोशिकाएं बन रही है, उन्हीं कोशिकाओं के आकार में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है, अर्थात आकार क्या होता रहेगा? छोटा होता रहता है। तो ये बन गया सी अवस्था, यहाँ बन जाती है डी अवस्था। आगे ये पहुँच जाता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये कितनी कोशिकीय अवस्था में आ गया? यहाँ पर ये 3 कोशिकीय अवस्था का भ्रूण। उसके बाद में यहाँ पर ये 4 कोशिकीय अवस्था का भ्रूण बन गया, है ना। इसके चारों तरफ क्या होंगे? ये आवरण। तो इसका जो आकार जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और लगभग जैसे अंडवाहिनी के जो अंतिम भाग जो होता है, यहाँ पहुँचते पहुँचते इसमें विभाजनों के फलस्वरूप लगभग 16 से 32 कोशिकाओं का एक क्या बन जाता है? एक समूह बन जाता है। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते
तो ये लगभग अंडवाहिनी में इस अवस्था को अपन बोलेंगे ई अवस्था। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते तो ये जो बड़ी कोशिकाएं जो हैं, ये छोटी कोशिकाएं जो हैं, ये तो लगभग कितनी कोशिकीय अवस्था का भ्रूण 16 से 32 कोशिकाओं का एक क्या बन जाता है, समूह बन जाता है। और इसी समूह को आगे जाकर ये क्या है, ज़ोना पेल्लुसिडा का आवरण। क्लियर। तो ये इस तरीके से ये क्या बन जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, मोरूला। क्या कहा जाता है, मोरूला। और इसमें कितना, लगभग 16 से 32 कोशिकीय अवस्था का होता है, कोशिकीय अवस्था। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते ये लगभग यहाँ पर इस तरीके से ये क्या है, मान लो ABCD और E। ये जो अपन ने बनाई है वो E वाला भाग बनाया है। और इसी संरचना को क्या कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है पहली बात तो इसकी, यहाँ पर अपन अगर इससे रिलेटेड पॉइंट लिखते हैं तो पहली बात तो यहाँ पर जो युग्मनज जो है, उस युग्मनज में कौन से विभाजन होते हैं, यहाँ होने वाले, यहाँ होने वाले विभाजन समसूत्री होते हैं। दूसरी बात करें तो यहाँ पर जो ये विभाजन हुआ तो दो कोशिकाएं बनती है, और दोनों कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव जो होता है वो यहाँ पर कोशिका द्रव कैसा होगा, जो योग की मात्रा भी क्या होगी, अति सूक्ष्म मात्रा होगी, और वो दोनों कोशिकाओं में समान रूप से वितरित होता है। अर्थात यहाँ होलोब्लास्टिक प्रकार का विकास होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा कि जो कोशिका द्रव जो है वो समान रूप से वितरित होता है, किसमें, दोनों कोशिकाओं में। उसके बाद में जो यहाँ बनने वाली कोशिकाओं को क्या कहेंगे, कोरक खंड। कोरक खंड कहते, ये भी क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर जो आवरण जो होंगे, ये आवरण जो है ये ज़ोना पेल्लुसिडा का आवरण है, ज़ोना पेल्लुसिडा। और ये आवरण जो होगा यहाँ होगा कोरोना रेडिएटा। आगे पहुँचते पहुँचते ज़ोना पेल्लुसिडा का आवरण बना रहता है। और ज़ोना पेल्लुसिडा का आवरण क्या काम करेगा, यहाँ पर ज़ोना पेल्लुसिडा का आवरण भ्रूण को अवांछित स्थान पर रोपित होने से क्या करता है, रोकता है। तो
उसके अलावा यहाँ पर अगर अपन जो मोरूला जब बनता है तो ये जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के समय ही यहाँ पर ये जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो है वो क्या हो जाती है, फोल्डेड होती है, अत्यधिक मोटी हो जाती है, ग्लैंडुलर और वेस्कुलर, अर्थात यहाँ पर ये क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये है अत्यधिक अंतःस्रावी बोल सकते हैं, या ग्लैंडुलर अत्यधिक अंतःस्रावी तथा वेस्क्युलर हो जाती है। क्यों होगी, क्योंकि इसमें रोपण की प्रक्रिया होगी, यहाँ पर भ्रूण का क्या होगा, विकास होगा। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, यहाँ से लेकर अर्थात निषेचन से लेकर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग कितना टाइम लग जाता है, 3 दिन का, 3 दिन का क्या लग जाता है टाइम। तो मोरूला, निषेचन से मोरूला बनने में, निषेचन से मोरूला निर्माण में लगभग 3 दिन का समय लगता है। और ये प्रक्रिया होगी कहाँ, अंडवाहिनी के अंदर ही संपन्न होती है। आगे जाते जाते क्या होगा कि जैसे ये संरचना कहाँ पहुँचेगी, गर्भाशय के अंदर पहुँचती है, आगे जाकर किसका विकास होगा, ब्लास्टूला अर्थात पूरक पुट्टी का क्या होता है, विकास होता है। तो अभी अपन किसका देख रहे हैं, मोरूला का निर्माण। तो मोरूला निर्माण में पहले एक कोशिका से द्विकोशिका, दोनों कोशिकाएं जो हैं वो आकार में क्या है, भिन्न, अर्थात दोनों कोशिकाएं जो है, एक बड़ी कोशिका है और एक छोटी कोशिका है। दोनों कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव का वितरण जो है वो समान होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, होलोब्लास्टिक प्रकार का विकास। और यहाँ पर 3 कोशिकाएं बनती है, अर्थात जो बड़ी कोशिका होती है वो पहले विभाजित होती है और छोटी कोशिका होती है जो बाद में विभाजित होती है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे जैसे विभाजन, तो ये कोशिकाओं का एक क्या बन जाता है, असंगठित समूह बनता है। और इसी समूह को क्या कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है। और इसमें बनने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है, कोरक खंड कहलाती हैं। यहाँ जो विभाजन होता है, ये विभाजन क्या होता है, अनइक्वल विभाजन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कोशिकाएं जो बनती है वो एक बड़ी बनती है और एक छोटी बनती। और डिवीजन जो विभाजन का प्लेन जो होगा वो कैसा होगा, प्लेन जो होता है वो किधर से, एनिमल पोल से वेजिटेबल पोल की ओर होता है। अर्थात जो विभाजन होते हैं, अपन यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ होने वाला विभाजन, जो प्रथम विभाजन जो होता है, डिवीजन, वो कहाँ से होगा, एनिमल पोल के, एनिमल पोल से किधर की तरफ, वेजिटेबल पोल जो है, वेजिटेबल पोल की। तो जो सिरा ये जो होगा इधर एनिमल पोल होगा और यहाँ पर वेजिटेबल पोल। अपन ने जब बताया था, जब अंडाणु का विकास होता है तो जिधर की तरफ केंद्रक होता है उस वो सिरा या वो ध्रुव जो है वो क्या कहलाता है, एनिमल पोल। और जिधर उसके विपरीत ध्रुव क्या कहलाता है, वेजिटेबल पोल कहलाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, मोरूला का विकास। तो यहाँ पर जो विभाजन कैसा हुआ, अनइक्वल विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनी वो क्या कहलाती है, कोरक खंड। उसके बाद में जो बड़ी कोशिका होती है वो पहले विभाजित होती है। तो ये जो भ्रूण है, ये कितनी कोशिका है, यहाँ पर भी क्या इसमें आवरण होगा, नहीं होगा, ये जोना पेलिसुडा का। और ये कितनी कोशिकीय है, 3 कोशिकीय अवस्था, 3 कोशिकीय अवस्था।
3 कोशिकीय अवस्था, उसके बाद में 4 से क्या बनेगी धीरे धीरे 8 कोशिकीय अवस्था, 8 के बाद में लगभग 16, 16 से 32। तो मोरूला जो होती है अर्थात मोरूला के अंदर लगभग 16 से 32 कोशिकीय अवस्था का मोरूला पाया जाता है। क्लियर। उसके बाद में होता है दूसरे नंबर पे कोरक पुट्टी का निर्माण। जो नेक्स्ट जो है मोरूला से वो आगे आता है कोरक पुट्टी का विकास। तो यहाँ पर दूसरी जो स्टेप है वो है कोरक पुट्टी का निर्माण और ब्लास्टूला। अब देखो ये जो संरचना ये पहुँचते पहुँचते मोरूला का निर्माण हो गया और मोरूला कहाँ पहुँच गया अंडवाहिनी, और ये संरचना कहाँ पहुँच जाएगी अब गर्भाशय के अंदर। कहाँ पहुँच जाएगी? गर्भाशय के अंदर पहुँच जाती है। तो ये असंगठित कोशिकाओं का समूह होता है और ये क्या है जोना पेल्लुसिडा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये संरचना बनी है इस संरचना के अंदर जो गर्भाशय जो है, एक तो ये जो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम जो है वो अत्यधिक क्या होती है संवहनीय और अंतःस्रावी, अर्थात यहाँ पर ये संरचना जो है तो ये कहाँ आ जाएगा यहाँ पे धीरे धीरे। और यहाँ पहुँचते पहुँचते अब क्या होगा कि इस मोरूला के अंदर गर्भाशय जो है, इस गर्भाशय से जो पोषक द्रव जो है वो पोषक द्रव कहाँ प्रवेश करेगा इस मोरूला के अंदर। तो पोषक द्रव जो है आगे क्या प्रवेश करता है? पोषक द्रव मोरूला के अंदर प्रवेश करता है और मोरूला के अंदर जैसे पोषक द्रव जो है प्रवेश करेगा तो ये पोषक द्रव से क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो है कोशिकाएं एक तरफ इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाती है और इसमें एक गुहा का निर्माण क्या हो जाता है प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पर इस तरीके से छोटी कोशिकाएं जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बाहर की जो लेयर जो है वो छोटी कोशिकाएं धीरे धीरे चपटा होना चालू हो जाती है जिन्हें माइक्रोमियर कहा जाता है, और बीच की कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती है बड़ी होती है जिन्हें मैक्रोमियर कहा जाता है इस तरीके से। और बीच के अंदर क्या हो जाता है एक गुहा का निर्माण क्या हो जाता है प्रारंभ हो जाता है, और इसी गुहा को क्या कहा जाता है ब्लास्टोसिल कहेंगे। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे द्रव अंदर प्रवेश करता जाता है भ्रूण का इसका विकास होता जाएगा। जैसे जैसे ये क्या करेगा अब यहाँ पर जैसे जैसे द्रव अंदर प्रवेश करता जाता है तो ये क्या है साइज में धीरे धीरे ग्रो करता है। मोरूला तक इसकी साइज में ऑल ओवर साइज जो थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल कोशिकाओं का आकार छोटा हो रहा था, परंतु अब धीरे धीरे जैसे जैसे द्रव अंदर जाएगा ये क्या करेगा कोशिकाएं पोषक पदार्थ ग्रहण करके धीरे धीरे आकार में बड़ी होती, और बड़ी होने के कारण ये जो जोना पेल्लुसिडा का जो आवरण है वो क्या हो जाएगा फट जाएगा यहाँ पर। और एक संरचना का यहाँ पर एक संरचना जो है उस संरचना का क्या होगा निर्माण होता है इस तरीके से। तो कोशिकाएं जो है इसकी बाहर की तरफ की कोशिकाएं क्या हो जाती है चपटी हो जाती हैं, और इन चपटी कोशिकाओं के कारण बाहर की तरफ क्या बन जाता है एक आवरण बन जाता है, और उसी आवरण को क्या कहा जाता है पोषक पोरक कहा जाता है, ट्रोपोब्लास्ट। क्या कहा जाता है ट्रोपोब्लास्ट कहा जाता है। और ट्रोपोब्लास्ट और ये जो कोशिकाएं जो हैं अब धीरे धीरे क्या करती है एक ध्रुव की और क्या हो जाती है इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाती हैं। आंतरिक कोशिकाएं जो है इसके अंदर एक तरफ इकट्ठा होना क्या हो जाती है प्रारंभ हो जाती हैं इस तरीके से। और यही संरचना भी क्या कहलाएगी कोरक पुट्टी कहलाएगी। क्या कहलाएगी कोरक पुट्टी कहलाएगी। और यहाँ पर जो ये गुहा जो बनी है ये कहलाएगी ब्लास्टोसिल। क्या कहलाएगी ब्लास्टोसिल।
तो यहाँ पर कोरक गुहा का निर्माण हो जाता है और ये संरचना बनते बनते भ्रूण कहाँ पहुँच जाता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के पास पहुँच जाता है। क्या पहुँच जाएगा यहाँ पर, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के पास पहुँचता है। कोरक पुट्टी का निर्माण हुआ, कोरक यहाँ पर क्या बनी, ये कोरक पुट्टी, और एक जो गुहा बनी उसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिल कहा जाता है। जिधर की तरफ ये कोशिकाएं इकट्ठी हुई, आंतरिक कोशिकीय समूह जो है इसको अपन बोल सकते हैं आंतरिक कोशिकीय समूह, आंतरिक कोशिकीय समूह। और ये जिधर की तरफ इकट्ठा होता है उस सिरे को क्या कहा जाता है, ये जिधर की तरफ इकट्ठा होता है ये सिरा जो कहलाता है एम्ब्रियोनिक नॉब। ये क्या कहलाएगा, भ्रूणीय एम्ब्रियोनल नॉब। क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोनल नॉब कहलाता है। जिधर की तरफ आंतरिक कोशिकीय समूह क्या होता है, इकट्ठा होता है। जो गुहा बनी उसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिल कहा जाता है। और जो कोशिकाएं जो है उन्हें क्या कहा जाता है, आंतरिक कोशिकीय समूह कहा जाता। जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है, आकार बढ़ने के साथ ही इसके चारों तरफ जो जोना पेलिसुडा का आवरण जो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि जब जोना पेलिसुडा का आवरण ब्रेक होता है तो आंतरिक कोशिकीय समूह जो होता है वो भी कितने भागों में बढ़ जाता है, 2, 3, 4 भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जिसके कारण ये जो अलग अलग अर्थात इसकी प्रत्येक कोशिका में एक भ्रूण निर्माण की क्षमता होती है। जैसे 2 भागों में बटेगा तो दोनों भागी अपना अपना क्या बना लेंगे, नया भ्रूण बना लेते हैं। और कितने यहाँ पर 2 बच्चों का क्या होता है, जन्म होता है। 2 के अलावा 3 में टूटेगा तो 3 बच्चों का जन्म होगा, 4 में होगा तो 4 बच्चों का जन्म होता है। युग्मनज एक ही है परंतु इसके टूटने से अलग अलग संख्या में भ्रूण पैदा होंगे। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर ये जो है धीरे धीरे ये कहा, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, ये जो है ये क्या है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है। और गर्भाशय की एंडोमेट्रियम ये क्या है, ग्लैंडुलर और वेस्कुलर होगी, अत्यधिक होगा नहीं होगा। इस तरीके से ये क्या, ये संरचना क्या कहलाएगी, कोरक पुट्टी कहलाएगी। और गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के साथ अब क्या होगा कि ये भ्रूण जो है धीरे धीरे क्या करेगा, एक संबंध स्थापित करेगा, चिपकेगा यहाँ पर जाकर। और इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, रोपण। क्या कहेंगे, और रोपण कहा जाता है। क्या कहेंगे यहाँ पर, रोपण। आगे जाकर इसका क्या होगा, विकास होगा। अर्थात यहाँ पर जो है जो जहाँ से ये भ्रूणीय एंडोमेट्रियम से चिपकता है वहाँ पर जो पोषक कोरक स्तर की जो कोशिकाएं उनमें उंगलियों के समान क्या बन जाते हैं, उभार बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोविलाई कहा जाता है। उंगलियों के समान क्या बन जाते हैं, उभार बनते हैं। और यहाँ पर जो है ये जो है दोनों के बीच में क्या संबंध स्थापित हो जाएगा वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो अपन अभी बात कर रहे हैं ब्लास्टुला अर्थात कोरक पुट्टी का निर्माण। तो कोरक पुट्टी के निर्माण में क्या होगा, सब जो मोरुला जैसे ही गर्भाशय के अंदर पहुँचता है, गर्भाशय में अंदर पहुँचते ही ये पोषक द्रव अर्थात गर्भाशय से कुछ द्रव जो है वो कहाँ, मोरुला के अंदर प्रवेश होना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही मोरुला के अंदर प्रवेश होगा तो धीरे धीरे इसका क्या होगा, अंदर से कोशिकाएं बड़ी होगी तो इसके अंदर क्या हो जाता है, एक गुहा बन जाती है, कैविटी बन जाती है। और जो अंदर की तरफ जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं 2 भागों में अर्थात बड़ी कोशिकाएं जो है वो तो परिधि की तरफ जमकर अर्थात जमा होकर एक आवरण का क्या कर लेती, निर्माण कर लेती है। और उस आवरण को ही क्या कहा जाता है, पोषक कोरक या ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट पोषक कोरक कहा जाता है। और जो गुहा बन रही है उसे क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिल कहा जाता है। और
और ये संरचना पूरी क्या कहलाएगी, कोरक पुट्टी, और कोरक पुट्टी का निर्माण होते होते ये कहाँ पहुंच जाएगा, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के पास पहुंच जाता है। और गर्भाशय के एंडोमेट्रियम पर पहुंचते पहुंचते जौना पेलिसुडा का आवरण पूर्णतः क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। अब जाके नेक्स्ट जो विकास होगा वो क्रिया जो होगी वो कौन सी क्रिया होगी, रोपण की प्रक्रिया होती है। तो रोपण की प्रक्रिया को अपन कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। क्लियर। तो यहाँ पर मैं दोबारा एक बार इसको रिपीट, युग्मनज बना, युग्मनज में समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन जो होगा वो कहाँ से होगा, एनिमल पोल से वेजिटेबल पोल की ओर होगा। अनइक्वल होगा, अनइक्वल का मतलब क्या हुआ कि एक कोशिका बड़ी होगी और एक कोशिका छोटी होती है। तो होलोब्लास्टिक प्रकार का होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा कि जो कोशिका द्रव है दोनों कोशिकाओं में समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। और इसके चारों तरफ जो आवरण जोना पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा होगा। और जो कोशिकाएं जो बनेगी विभाजन के फलस्वरूप उन्हें क्या कहा जाएगा, कोरक खंड कहा जाएगा। क्लियर। उसके बाद में तीन कोशिकीय अवस्था करता, जो बड़ी कोशिका होती है वो पहले विभाजित होती है और भ्रूण को कितने कोशिकीय अवस्था में हो जाएगा, 3 कोशिकीय अवस्था में हो जाता है। उसके बाद में 4, उसके बाद में 16 से 32 कोशिकीय अवस्था का क्या बनता है, मोरुला बनता है। और मोरुला बनने के बाद में ये कहाँ पहुँच जाता है, गर्भाशय के अंदर पहुँच जाता है। गर्भाशय के अंदर पहुँच के इसके अंदर क्या, जो द्रव अंदर प्रवेश होना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे द्रव अंदर प्रवेश होगा तो छोटी कोशिकाएं जो है वो तो परिधि की ओर जमा होकर एक आवरण का निर्माण कर लेती है जिसे क्या कहा जाता है, पोषक कोरक। और इसके अंदर एक गुहा बन जाती है जिसे ब्लास्टोसिल कहा जाता है। और जो अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो एक सिरे पर क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं, जिसे आंतरिक कोशिकीय समूह कहा जाता है। और जो ये जो जिधर की तरफ, जिस सिरे की तरफ कोशिकाएं इकट्ठी होती है उसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोनल नॉब कहा जाता है। और इधर की तरफ से ही क्या होगा, भ्रूण का रोपण होता है। क्लियर।